नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लेबर इंस्पेक्टर से रिलेटेड एमसीक्यू लेकर आए हैं। ये जो एमसीक्यू है अधिनियमों पे बेस्ड है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन मैंने 20 से ज्यादा ही क्वेश्चन इसमें करवाया हुआ है। और ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये पूरे पैटर्न पूछे जा सकते हैं। 80 to 90% चांस है कि आपको एग्जाम में यही पूछेगा। ओके, यही तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे या यही एज इट इज भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। अगर आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लो उसको भी। पार्ट 1 में भी मैंने काफी क्वेश्चन करवाए हैं, वहां पे भी एक्सप्लेनेशन के साथ सारी चीजों को समझाया है। ये मेरा पार्ट 2 है एमसीक्यू का, चूंकि डिमांड भी बहुत ज्यादा है श्रम निरीक्षक से रिलेटेड, अधिनियमों से रिलेटेड एमसीक्यू का, तो मैं लेके आई हूँ। और जैसे ही आप हमें लाइक का, कमेंट का जो और शेयर करते रहते हैं, उन सब से जो हमें अप्रिशिएट करते हैं, वो अप्रिशिएशन प्लीज बनाए रखिए, ये कंटिन्यू रखिए, तो हमारा भी वीडियो कंटिन्यू आएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस चैनल पर इस टाइप के कंटेंट और एग्जाम में जैसे अलग अलग टॉपिक कई बार डाल दिया जाता है, तो उससे रिलेटेड कंटेंट बहुत आते हैं हमारे चैनल पे और उससे आपको फायदा भी होता है। तो प्लीज आप यहाँ पे कंटिन्यू बने रहिए। चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं लेबर इंस्पेक्टर एग्जाम का। और हाँ, सीजीपीएससी नॉलेज हब ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं करे हैं तो अभी भी डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारी चीजें उसमें मिल जाएगा। इवन लेबर इंस्पेक्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट और जो डिटेल नोट्स होते हैं, पीडीएफ मटेरियल, वो भी आपको वहां पर अवेलेबल है यूट्यूब पीडीएफ सेक्शन में, जाकर चेक कर लीजिए। ओके, पहले क्वेश्चन की तरफ हमारा बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आता है एक स्टेटमेंट फॉर्म में। स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन बहुत आएंगे, इसलिए मैंने भी डाले हुए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन कहता है, कारखाना अधिनियम 1881 को औद्योगिक मजदूरों की मजदूरी तय करने और मजदूरों को ट्रेड यूनियन बनाने की अनुमति देने के उद्देश्य से पारित किया गया था। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में श्रमिक आंदोलन आयोजन में अग्रणी थे। ये दोनों अगर आप ध्यान देंगे कथनों पर, तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, उसमें से ऑप्शन ए दिया है स्टेटमेंट 1 है ना, केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना तो 2। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, अगर आपको आता है तो आप साथ साथ जो है कमेंट पे लगाते भी चलेंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2 जो है क्या है, सही है। जब ट्रेड यूनियन बनाने वाला है ना, तो ये ट्रेड यूनियन अधिनियम में आएगा, ना कि कारखाना अधिनियम में, इसलिए ये ऑप्शन जो 2 है उसको सही लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेटमेंट के लिए दिया है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला है आपका भारत का संविधान, दूसरा है संसद द्वारा कानून। ये 2 टॉपिक जो दिए हुए हैं, इस पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बंधुआ श्रम की समस्या को उपरोक्त दोनों में से किसके द्वारा संबोधित किया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो बंधुआ श्रम की परिभाषा है वो किसमें बताई गई है या किसमें संबोधित किया गया है। तो दोनों है, कथन 1, 2, भारत का संविधान या भारत का कानून। तो ऑप्शन ए भी दिया है 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऐसे क्वेश्चन क्या है ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं। अगर आप ध्यान दो तो भारत का संविधान भी बंधुआ श्रम की बात करता है। आर्टिकल नंबर 23, ओके, वहां पे आता है बंधुआ श्रम। और संसद द्वारा बनाया ही गया कानून ही क्या है, श्रम अधिनियम है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों। ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीजों को आपको परखना आना चाहिए, तो आपसे बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट साइड चलते हैं हम, जो कि हमको मिलता है थर्ड क्वेश्चन। श्रम कानून का वर्गीकरण मुख्यतः कितने श्रेणियों में। ये शायद मेरा पहला लेक्चर था जिसमें मैंने ये बताया भी था। श्रम कानूनों के वर्गीकरण के बारे में पूछा है। 2 भाग में, 2 श्रेणी में बढ़ता है। ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। एक्चुअल में जो श्रम कानून होते हैं, इसके लिए आंसर इसकी श्रेणियों का लिया जाए तो ऑप्शन ए 2 होगा। 2 प्रकार के इसमें होते हैं, एक तो व्यक्तिगत होता है, एक तो होता है सामूहिक। तो व्यक्तिगत और सामूहिक, ये 2 टाइप के होते हैं। एक्चुअल में वर्गीकरण में व्यक्तिगत कुछ होते हैं और कुछ जो श्रम पे रिलेटेड रहते हैं, और जो सामूहिक होते हैं ना, एक पूरे सामूहिक रूप से उसको, जैसे नियोक्ता सरकार, इन सबसे रिलेटेड रहता है। तो थोड़ा सा वहां पे मैंने जिक्र कुछ और तरीके से किया हुआ था। ये दोनों को भी बिल्कुल ध्यान रखना, व्यक्तिगत और सामूहिक, ये 2 प्रकार की श्रेणी होते हैं, और इस चीज को नोट करके रखिएगा, कभी भी ये क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं हम, 4th नंबर का जो क्वेश्चन है, काम पर कर्मचारियों के अधिकारों से संबंधित कानूनों को श्रम कानून की किस श्रेणी के तहत रखा गया है या किस श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया है। अगर इस क्वेश्चन पे जाओ तो कर्मचारियों के अधिकार,
यानी कि कर्मचारियों के अधिकार, यानी कि हर कर्मचारी का अधिकार से रिलेटेड कानून होगा। तो ऑप्शन ए सामूहिक, ऑप्शन बी व्यक्तिगत, ऑप्शन सी औद्योगिक, ऑप्शन डी संघ। क्या होना चाहिए? तो जब कर्मचारी की बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि एक एक कर्मचारी का अलग अलग हनन हो, कानून से संबंधित उनको प्रॉब्लम हो, या तो संघ मतलब साथ साथ सारे कर्मचारी को भी प्रॉब्लम हो सकता है, दोनों तरीके से है। लेकिन याद रखना, जब किसी काम की बात करेंगे और कर्मचारी की बात करेंगे और कर्मचारियों के अधिकारों की बात करेंगे, मतलब उसमें एक कर्मचारी को लेकर उस कानून के अंदर पूरा व्याख्या किया हुआ रहता है, इसलिए इसको रखा जाता है व्यक्तिगत कानून की तरफ। मतलब एक व्यक्ति विशेष है, कर्मचारी क्या है? एक व्यक्ति विशेष है, ऐसा समझकर उसको व्यक्तिगत कानूनों की श्रेणी में रखा गया। तो आंसर इसका बी सही होगा। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है, भारतीय श्रम कानून मुख्य रूप से किन समस्याओं पर केंद्रित है? यानी कि श्रम कानून को लाने का मेन उद्देश्य क्या था, किन समस्याओं को देखते हुए लाया गया था, क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन ए है काम करने की स्थिति, ऑप्शन बी श्रम कल्याण, ऑप्शन सी सामाजिक सुरक्षा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसमें मैं एक थोड़ा सा बताती हूँ। काम करने के लिए आपको मानवोचित दशा प्रदान करना है। मैंने ये चीज बताया है आपको, संविधान कहता है कि मानवोचित दशा प्रदान करना है, मतलब स्थिति, काम करने की स्थिति। अगर समस्या आई तो श्रम कानून लाया जाएगा। श्रम कल्याण, उनसे संबंधित योजना वगैरह के लिए श्रम कल्याण है। सामाजिक सुरक्षा, तो श्रम कानून सामाजिक सुरक्षा देता है क्योंकि वो श्रमिक अधिकारों की व्याख्या करता है, सरकार के क्या अधिकार होंगे, नियोक्ता के क्या अधिकार होंगे, सारी चीजें बताता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा करेक्ट। ओके, क्लियर है ना कैसे लेना है? चलिए 5वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 को नियोजित करने वाले संगठन पर लागू होगा। ये डैश 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 को नियोजित करने हैं, मतलब यहाँ पे खाली स्थान को नियोजित करने वाले संगठन पे लागू होगा, ऐसा कह सकते हो। तो ऑप्शन ए है आपका 100 से अधिक, ऑप्शन बी 125 से या अधिक, ऑप्शन सी 150 या अधिक, ऑप्शन डी 200 या अधिक। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? यहाँ पे ए, बी, सी और डी लगा लेते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, कोई भी संगठन जो 100 से अधिक, ओके, 100 से अधिक जो है लोगों को नियोजित करता है, वहां पर लगभग सारे अधिनियम ही लागू होते हैं। तो औद्योगिक रोजगार अधिनियम 1940 भी वहां पे लागू होगा, इसको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो आएगा 7वें नंबर का क्वेश्चन, निलंबन के तहत पहले 90 दिनों के लिए यानी कि 3 माह लगभग कर्मचारी को दिया जाने वाला निर्वाह भत्ते का दर क्या होगा? अगर कोई सस्पेंड है तो 90 दिन के लिए किसी कर्मचारी को कितना वेतन दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए 75%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 30%। अगर कोई व्यक्ति निलंबित है, ऐसा सस्पेंड है, मतलब वो पूरा तरीके से क्या है आपका, मतलब नौकरी से पूरे तरीके से निकाला नहीं गया है, केवल उसको निलंबन किया गया कुछ समय के लिए, तो उसके वेतन भत्ते जो है थोड़ा कट किए जाते हैं। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? ऑप्शन सी 50% उसको वेतन मिलेगा, 50% उसको क्या होगा? कट होगा। ओके, ये ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि है 8वें नंबर का क्वेश्चन। ठेका श्रम विनियम और उन्मूलन अधिनियम में अधिनियमित किया गया है। मतलब ठेका श्रम विनियमन और उन्मूलन अधिनियम कब आया है, किस डेट को आया है या किस सन को आया है, यही क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन है 1948, ऑप्शन में 1946, ऑप्शन सी 1970 या ऑप्शन डी 1965। इसका सही आंसर है 1970। 1970 में ठेका श्रम नाम का एक कानून आया जो कि विनियमन और उन्मूलन संबंधी प्रावधानों पर आधारित था। तो यह ठेका श्रमिकों के लिए पूरा सुरक्षा की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कर्मचारी नियोक्ता और संघ के बीच त्रिपक्षीय संबंध के रूप में वर्गीकृत श्रम कानून को क्या कहा जाता है? ये डायरेक्ट पूछना चाह रहा है कि अगर कोई श्रम कानून कर्मचारी नियोक्ता और संघ के बीच एक त्रिपक्षीय संबंध को लेकर बनाया गया है तो उस कानून को किस वर्गीकरण की किस श्रेणी में रखा जाएगा? ऑप्शन ए सामूहिक, ऑप्शन बी वर्गीकृत, ऑप्शन बी व्यक्तिगत, ऑप्शन सी औद्योगिक और ऑप्शन डी संघ। तो सामूहिक, व्यक्तिगत, औद्योगिक या संघ में से इसमें सही आंसर क्या होगा? आप खुद सोचो, 3 चीजों के बारे में बताया गया है, फिर भी आपको ध्यान देना है कि ये जो है व्यक्तिगत है, क्योंकि कर्मचारी नियोक्ता और संघ के बीच एक जो त्रिपक्षीय संबंध है वो व्यक्तिगत रूप से है। कर्मचारी होगा, एक संघ होगा, एक नियोक्ता होगा, तो इसका त्रिपक्षीय संबंध जो है एक व्यक्तिगत रूप से देखा जाता है, इसलिए इसको व्यक्तिगत कानून की दृष्टि में रखा गया है। एक चीज सुधार करिए, 1 मिनट, यहाँ पे एक चीज है,
कर्मचारी, नियोक्ता और संघ ये समूह में दिखा रहा है, इसको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। अगर केवल कर्मचारी कर्मचारी की बात करता है इसको काटिएगा, ये यहाँ पे सुधार करिएगा। अगर केवल कर्मचारी कर्मचारी की बात करता, केवल नियोक्ता नियोक्ता या संघ की बात करता ना, तो सामूहिक मतलब व्यक्तिगत लेता, ये सामूहिक होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ओके, क्वेश्चन निकालने में इशू हुआ है उसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। अब श्रम कानून में संबंधित कानून शामिल नहीं है। सीधा सीधा पूछ रहा है कि जब श्रम कानून बनाया जाता है उसमें क्या चीजें शामिल नहीं होता है। बौद्धिक संपदा संबंधी कानून, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी समान पारिश्रमिक वाले कानून, ऑप्शन सी काम करने की स्थिति पर कानून, और ऑप्शन डी बाल श्रम। यदि आप श्रम कानून देखेंगे तो बाल श्रम से रिलेटेड कानून है, काम करने की मानोचित दशाओं से लेकर कानून है, वेतन पारिश्रमिक से रिलेटेड जो है समान पारिश्रमिक वाला जो कानून है। लेकिन बौद्धिक संपदा ये अलग चीज है, इससे रिलेटेड चीजें श्रम कानून में नहीं आती, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 11वें नंबर का क्वेश्चन है, नियोक्ता और कामगारों के बीच संबंधों को विनियमित करने वाला भारत का सबसे पहला भारतीय कानून था। जो नियोक्ता और कामगारों के बीच संबंध को व्याख्या करता था और बताता था कि नियोक्ता के क्या अधिकार होंगे और कामगारों के या कर्मचारियों के क्या अधिकार होंगे, ये बताने वाला जो पहला कानून था वो कौन था? ऑप्शन ए फैक्ट्रीज एक्ट, ऑप्शन बी ट्रेड यूनियन एक्ट, ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। जो औद्योगिक विवाद होता है ना, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, वो आपको इसमें आंसर सही आएगा। 12वां क्वेश्चन है, श्रम कानून का उद्देश्य क्या नहीं है ना? पहला है कानूनी ढांचा प्रदान करता है, ये उद्देश्य है कि नहीं? भाई श्रम कानून कानूनी ढांचा प्रदान करेगा ही नहीं, इसको आपको सोचना है। ऑप्शन बी कर्मचारी की संतुष्टि, क्या कर्मचारी को संतुष्ट करता है? ऑप्शन सी कार्यस्थल लोकतंत्र, ऑप्शन डी औद्योगिक संबंध। इनमें से सभी चीजों में देखो, कानूनी ढांचा प्रदान करता है, सही है। कार्यस्थल पर लोकतंत्र, सभी के लिए श्रम कानून बराबर होगा, यानी कि लोकतंत्र होगा। औद्योगिक संबंध को दर्शाएगा, नियोक्ता में, कर्मचारी में, संघ में, इवन सरकार में संबंधों को दर्शाएगा, यानी कि औद्योगिक संबंध भी होता है। परंतु कर्मचारी की संतुष्टि ये शामिल नहीं होगा। समझिए, कर्मचारी अगर मांग करता है कि मेरे को बहुत ज्यादा वेतन दो, तो क्या श्रम कानून उसको वेतन दिलवाएगा? क्या नहीं करवाएगा, संतुष्टि नहीं कर देगा। कर्मचारियों को ऐशो आराम चाहिए तो श्रम कानून दिलवाएगा? क्या नहीं दिलवाएगा। यानी कि कर्मचारी संतुष्टि को आप नहीं ले सकते। कर्मचारी की समस्याओं को केवल हल कर सकता है, उसकी समस्याओं को एकदम उसको पारितोषिक नहीं प्रदान करेगा कि कर्मचारी उस श्रम कानून से संतुष्ट हो। ओके, तो ध्यान रखना, जो संतुष्टि है वो आंसर में नहीं लिया जा सकता। ओके, शामिल नहीं है। चलिए 13वें नंबर का क्वेश्चन है, आईएलओ का पहला कार्यालय भारत में किस वर्ष स्थापित हुआ था या किस वर्ष बना था? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1930। आईएलओ का वीडियो अगर नहीं देखे होंगे, लेबर इंस्पेक्टर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, और अगर लेबर इंस्पेक्टर के प्लेलिस्ट में से आपको देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो काम आ जाएगा आपको वहां पे पढ़ने के लिए, तो वहां पे से देख लीजिएगा। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन सी 1928। 1928 में यहाँ पर जो है भारत में है अंदर आईएलओ का, जो आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ये जो है इंटरनेशनल लेवल पे सबसे बड़ी संस्था है। तो इसके द्वारा जो है अपना अपना जो है कार्यालय कहीं कहीं पे जो है स्थापित किया गया। तो हमारे भारत में भी आईएलओ का कार्यालय दिखता है। तो ये सी, ऑप्शन सी यानी कि 1928 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, श्रम कानूनों का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? तो इसका अंतिम लक्ष्य नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को एक साथ लाना है ना। अंतिम लक्ष्य की बात करूं मैं तो देखो, श्रम कानूनों का अंतिम लक्ष्य अगर नियोक्ता और कर्मचारी को एक साथ लाना है ना, एक साथ लाना है तो कैसे लाएंगे हम? ऑप्शन ए समान कानून, ऑप्शन बी समान संघ से, ऑप्शन सी समान स्तर से, ऑप्शन डी समान संगठन से। एक्चुअल में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही आ सकते हैं अगर हम दोनों को समान स्तर प्रदान करें, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। देखो, समान कानून रहता है लेकिन नियोक्ता के अलग दायित्व रहते हैं, कर्मचारी के अलग दायित्व रहते हैं। समान संघ अगर देखेंगे तो नियोक्ता का संघ अलग रहेगा, कर्मचारी का संघ अलग रहेगा। लेकिन एक समान स्तर, अगर दोनों को हम सेम लेवल पर अगर खड़ा करते हैं, यानी कि दोनों को हम क्या लाएंगे, एक साथ ले आएंगे। लेकिन संगठन तो दोनों का अलग अलग होगा, संघ भी अलग अलग होगा, दोनों का आपका कानून में भी दोनों के अलग अलग दायित्व, अलग अलग अधिकार होंगे। लेकिन श्रम कानूनों का अंतिम लक्ष्य अगर एक साथ लाना है तो एक स्तर पर लेकर आना है, यह सही आंसर होगा।
15वें नंबर का क्वेश्चन है रोजगार कानूनों का संबंध किससे है पूछ रहे हैं, है ना, क्या संबंध है मतलब किससे है पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए रोजगार अनुबंध, ऑप्शन बी रोजगार संबंधित मुद्दे, ऑप्शन सी कार्यस्थल पर भेदभाव या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये थोड़ा सही इजी क्वेश्चन है। रोजगार कानूनों का संबंध एक्चुअल में सभी चीजें से, अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट भी बताएगा, उससे संबंधित मुद्दों को भी बताएगा, कार्यस्थल पर भेदभाव को भी रोकता है, और जो है सारी चीजें ही इसमें शामिल होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 16वें नंबर का क्वेश्चन पे आते हैं। श्रम कानून तब उभरा जब कर्मचारियों ने मांग करना शुरू किया। तो श्रम कानून कब उभरा? जब कर्मचारियों ने किसी चीज का मांग करना शुरू होगा। तो कौन सा मांग किया? ऑप्शन ए बेहतर स्थिति, ऑप्शन बी संगठित होने का अधिकार, ऑप्शन सी बेहतर जीवन स्तर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सारी चीजें हैं, स्थिति भी चाहिए, संगठित होने के लिए संघ की जो बनाने का अधिकार वो भी मिले, और बेहतर जीवन स्तर मिले, तीनों ही आएगा, इसलिए उपरोक्त तो डी इसका भी सही आंसर होगा। अब कुछ क्वेश्चन कठिन, कुछ क्वेश्चन टफ रखना पड़ता है, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन आएंगे, एकदम टफ भी नहीं पूछेगा, एकदम कठिन भी नहीं पूछेगा, है ना, सॉरी टफ भी नहीं पूछेगा और इजी भी नहीं पूछेगा, थोड़ा वो इधर उधर हुआ था। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। मैं आपको बता दूं अभी भी मैं क्वेश्चन बचे हुए हैं, और अभी भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हो, नए हो तो कर लो, जुड़ जाओ, लाइक शेयर कर दो मेरे वीडियो को भाई प्लीज, और कमेंट भी करके बताना। एक मिस्टेक हुआ था वहां पे, मैंने सुधार दिया है, बाकी चीजें क्वेश्चन में आप नो डाउट एकदम सब सही है। चलिए 17वें नंबर का क्वेश्चन है कारखाना अधिनियम की शुरुआत के पीछे मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन मतलब किस कारण से कारखाना अधिनियम लाया एक्चुअल में? ऑप्शन ए टेक्सटाइल, ऑप्शन बी ऑटोमोबाइल, ऑप्शन सी माइंस, ऑप्शन डी केमिकल। अगर थोड़ा ध्यान लगाओगे तो आपसे बन जाएगा। हमारे यहाँ सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री शुरू हुई थी, है ना, कपड़ों से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है वो शुरू हुआ था, इसीलिए जो है आपको टेक्सटाइल यानी कि सूती वस्त्र उद्योग वगैरह के कारखाने वगैरह लगने पहले शुरू हुए थे। और एक्चुअल में कारखाना अधिनियम भी उसी जगह से शुरू हुआ था, क्योंकि वहीं से ही ज्यादातर शोषण जो है मजदूरों का होता था। तो ऑप्शन सी टेक्सटाइल होगा, टेक्सटाइल के कारण ही कारखाना अधिनियम आया था। क्वेश्चन नंबर 18 किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के प्रावधानों को शामिल किया गया है? मतलब पूछा जा रहा है कि किस संशोधन के द्वारा श्रमिकों की भागीदारी भारतीय संविधान प्रबंधन में शामिल है, भारतीय संविधान के प्रावधानों में शामिल है, दोनों चीजें पूछे हैं। तो आपको बताना है कि वो संविधान संशोधन कौन से नंबर का था। तो ऑप्शन ए 41, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन 43, ऑप्शन डी 44। 43 और 41 तो ज्यादा पढ़ते ही नहीं हो, आप कंफ्यूज हो गए 42वें और 44वें संविधान संशोधन में। तो सही आंसर याद रखना, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में प्रबंधन में जो है, और खास करके जो है आपका डीपीएसपी वगैरह में, है ना, श्रमिकों की भागीदारी के प्रावधानों को शामिल किया। डीपीएसपी, मौलिक अधिकार, है ना, ये सब में आपको किसको मिलता है? श्रम संबंधी प्रावधान मिलते हैं। ये 42वां संविधान संशोधन से है, जो कि 1976 में हुआ था, ये ध्यान रखना। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आईएलओ की संरचना में शामिल नहीं। आईएलओ मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मैंने आईएलओ पढ़ाया हुआ है। इसमें ऑप्शन है एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन शामिल नहीं है क्या, एक शासी निकाय शामिल नहीं है क्या, एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय शामिल नहीं है क्या, या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय शामिल नहीं है। तो आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी त्रिस्तरीय संरचना होती है, इसमें कोई 3 चीज ही शामिल है, तो इसमें क्या नहीं होगा? तो सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। उसका कोई संबंध नहीं होता। एक श्रम सम्मेलन होता है जो हर वर्ष होता है, एक शासी निकाय होता है, एक श्रम कार्यालय होता है जो काम देखता है। बाकी जो मेन इसका जो बॉडी होगा ना, वो शासी निकाय मेन बॉडी होता है। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय शामिल नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन सा विधान भारत में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर लागू होता है? असंगठित क्षेत्र की बात किया है। ऑप्शन ए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ऑप्शन बी बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986, ऑप्शन सी अनुबंध श्रम विनियमन और उन्मूलन अधिनियम 1970, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ओके, इसको ध्यान रखना, ये ठेका श्रम को ही अनुबंध श्रम कहा जाता है। ओके, इसमें कंफ्यूज मत होना। क्या आंसर आएगा कौन सा असंगठित क्षेत्र के लिए? तो ऑप्शन डी, असंगठित क्षेत्र में भी सारे अधिनियम लागू होते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 का एक उदाहरण है ना। ये 1986 वाला जो अधिनियम है
वो किस टाइप का अधिनियम है, डायरेक्ट पूछा गया है। ऑप्शन ए नियामक श्रम कानून, ऑप्शन बी सुरक्षात्मक श्रम कानून, ऑप्शन सी सामाजिक सुरक्षा कानून या ऑप्शन डी कल्याणकारी कानून। मतलब बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम जो 1986 आया वो किस कानून के तहत आया, किस टाइप का एक उदाहरण आप समझ सकते हो। तो ये है एक सुरक्षात्मक कानून, क्योंकि ये बाल श्रम पर निषेध करता है, मतलब बाल श्रमिकों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए लाया गया कानून है, इसलिए आप इसको सुरक्षात्मक श्रम कानून के अंतर्गत रख सकते हो। ओके, तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। ये थोड़ा सा फास्ट मोड में बनाया गया वीडियो है, जितना कोशिश किया है मैंने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने का किया है। बाकी आप सारे अपडेट्स के लिए जुड़े रहो, और इस बार हम लोग और फ्रेश क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि एक्ट पे ही रिलेटेड रहेगा और सारी चीजों पे। और मैं एक बार योजना वाले रिलेटेड भी एमसीक्यू लेके आऊंगी, तो आपको इंतजार उसका रहेगा ही। और हाँ, योजना वाला जैसे एमसीक्यू चाहते हो तो मुझे थोड़ा सा गाइड कर देना। योजना वाला एमसीक्यू ये ऑप्शन फॉर्मेट में चाह रहे हो कि एक्सप्लेनेशन के साथ उसको दिया जाए, ये चाह रहे हो, ये चीजें बता दीजिएगा मुझे कॉमेंट पे। ओके, क्योंकि योजना इंपॉर्टेंट है जो कि गवर्नमेंट की है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारे लिए जो है आप वेट करिएगा। इस वीडियो के बाद आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। ओके, कमेंट भी करके बताना। चलो अभी इसको ओवर कर